नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप इस समय आजमगढ़ में है। हमारी जो यात्रा है यूपी का हालचाल जानने निकली है और आजमगढ़ में आते हैं तो दो तीन चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। आजमगढ़ में खाने का बढ़िया बढ़िया आइटम मिलता है, आजमगढ़ में किस्से कहानियाँ मिलते हैं और आजमगढ़ की गाड़ियों पे RKY लिखा मिलता है। तो RKY और DPY इस तरह की चीज़ें लिखी मिलती हैं। तो हम लोग आ चुके हैं जिनके नाम पे कहा जाता है कि RKY लिखा जा रहा है। रमाकांत यादव, जो इस प्रदेश के और आजमगढ़ के एक पुराने नेता हैं, उनका इंटरव्यू करने, उनसे बातचीत करने और उनसे तमाम चीज़ों पे सवाल जवाब करने। तो रमाकांत जी, सबसे पहले बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। हाँ, रमाकांत जी, बातचीत शुरू करते हैं एकदम शुरू से, फिर घूम फिर के थोड़ा टहलते घूमते बातचीत होगी कि सारी बातचीत सारी जो पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग हुई है आजमगढ़ में। 2014 का लोकसभा चुनाव आप कंटेस्ट कर रहे थे और आपका जो प्रचार था उसमें मुलायम सिंह यादव समेत पूरी सपा की कैबिनेट यहाँ पे थी तत्कालीन। मतलब कहा जाता था कि ये एक बड़ा चुनाव है, जब उस समय जो कथित रूप से मोदी लहर चल रही थी, ये कहा जाता है, और उसमें आजमगढ़ में एक अलग चुनाव चल रहा था जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी साख की लड़ाई थी और उसमें आप लोग प्रचार पे उतरते हैं और चुनाव परिणाम जो है सबको पता ही है। राजनीतिक शुरुआत कैसे होती है? 85 का वो चुनाव कैसे लड़े कांग्रेस के टिकट पे, कहाँ से शुरू हुई, कौन पहली बार टिकट दिलवाता है, कौन लेकर जाता है राजनीति में? पहले इतिहास से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं हम। देखिए, राजनीतिक शुरुआत जो हमारी हुई है 1985 में, कांग्रेस जे एक पार्टी थी, बाबू जगजीवन राम जी की पार्टी थी और उनके जिलाध्यक्ष उसमें रघुवर राम जी थे आजमगढ़ जनपद के, जिन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया। उस सिंबल पर मैंने लड़ा और यहाँ तराजू निशान था उसमें मिला हुआ था और उसमें जनता ने प्यार दिया, सम्मान दिया, तो हम विधानसभा में पहुँचे। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ते चले गए। रमाकांत जी, शायद मैं अपना सवाल सही से रख नहीं पाया। टिकट मिला, टिकट दिलवाने वाला कौन था? पहली बार कांग्रेस पार्टी के पास कौन ले गया? नेतागिरी की पहचान कैसे हुई? ये पता चला कि रमाकांत जी को टिकट देना है। देखिए, आप कांग्रेस का कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जे से लिए, जगजीवन कांग्रेस से लिए थे। उनका जो दौड़ा था उस समय कांग्रेस जे में टिकट मांगने वाले लोग नहीं थे और इन परिस्थितियों में हमारे बड़े भाई राजनीति से ताल्लुकात रखते थे, पिताजी भी रखते थे और मैंने भी मन बनाया कि राजनीति करूं और किया जाए। तो मैं रघुवर राम जी से बिना किसी सहयोग के, बिना किसी परिचय के मैं गया उनके यहाँ मिला। उन्होंने कहा आप 265 रुपया जमा करिए, मेंबर बन जाइए, टिकट ले जाके लड़िए। यही पूरी कहानी है। अच्छा, तो पैसा जमा कीजिए, टिकट लीजिए, लड़िए जाके। सदस्य बने 265 रुपये जमा करके सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने टिकट दिया, हम आके चुनाव लड़े। 1985 से चुनाव, अब यहाँ से एक सफ़र शुरू होता है जिसमें अब आप अभी तक 5-6 बार पार्टियाँ बदल चुके हैं। 89 में आप बसपा में जाते हैं, फिर 91 का चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर और फिर आते हैं 93 में सपा पे। मतलब 93 वो समय था जब 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हो चुका था देश में और उससे एक अलग किस्म का पॉलिटिकल इक्वेशन खासकर उत्तर प्रदेश में जन्म ले रहा था। और ये कहा जाता है बार बार कि आपको बहुत श्रेय दिया जाता है कि उस कठिन समय में आप सपा की सरकार, सपा को लेकर आते हैं पावर में, सपा को जीत दिलाते हैं। रमाकांत यादव पे बात बार होती है, क्या कहानी है उस समय की? देखिए, 1989 का जो मामला है, सभी पार्टियां मिलकर के एक जनता दल का रूप लिया था। उस समय मेरी पहुंच इतनी नहीं थी कि मैं जनता दल से टिकट ले सकूं। जनता दल से टिकट जो है यहाँ पर मिला दूसरे को, इलियास आजमी साहब को मिला और मैं उस समय मानवर कांसी राम जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे हो चुके थे। तो मानवर कांसी राम जी ने अपना सिंबल दिया, हाथी का निशान,
और मैं जनता के बीच में सिंबल लेकर आया। जनता ने यहाँ आशीर्वाद दिया और मैं विधानसभा फिर पहुँचा। अच्छा। 1991 में जनता दल की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और बहुत अल्प आयु की सरकार थी। सरकार जाने के बाद जो आपने कहा है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार हुआ था। पूरे देश में सामाजिक समरसता इतनी खराब हो चुकी थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बाबरी मस्जिद के नाम पे तमाम झंझावात थे। और उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपना सिंबल दिया। जनता समाजवादी जनता पार्टी के रूप में पार्टी थी, कंधे पे हर किसान चक्र में था और हम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जनता ने फिर आशीर्वाद दिया, हम चुनाव जीते यहाँ पर। और उसके बाद समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव ने बनाया। 1993 में गठबंधन से लड़े और अच्छे मतों से हम जीते चुनाव। चुनाव जीतने के बाद कुछ दिनों के बाद ये गठबंधन टूट जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं और मायावती जी मुख्यमंत्री होती हैं। और उसी कुछ दिन के बाद 1996 में लोकसभा का टिकट आता है, चुनाव आता है और माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुझसे कहा तुम चुनाव लड़ोगे लोकसभा का। हमने कहा आपका आशीर्वाद रहेगा तो लड़ूंगा। उन्होंने कहा जीत जाओगे। हमने कहा जब आपका आशीर्वाद रहेगा तो जीतना है। उन्होंने अपना सिंबल दिया, आशीर्वाद दिया और मैं लड़ा। जनता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया और लोकसभा पहुंच गया मैं। यही है। सपा से 2 बार सांसद रहे ना, सपा के टिकट पे आप? सपा से 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक भी रहे। टोटल 4 बार सांसदी और 4 बार विधायकी रही है आपके पास? 4 बार सांसद, 4 बार विधायक। 91 से लेकर इतना लंबा समय सपा में आप रहे, फिर 2004 में आप बसपा में चले जाते हैं। जी हाँ। क्या कारण था, क्यों सपा छोड़ी आपने? ये सपा हमने छोड़ा नहीं था। अच्छा। समाजवादी पार्टी हमने छोड़ा नहीं था। 2000 के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे माननीय अमर सिंह जी। अमर सिंह जी हमारे जनपद के रहने वाले थे। उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। उन्होंने 6 वर्ष के लिए हमें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया था। बता सकते हैं सर, मतलब अगर बातचीत हो ही रही है तो हो ही जाए कि संबंध अच्छे क्यों नहीं थे, क्या कारण थे? देखिए, नेचर का फ़र्क होता है। हमारे नेचर के बारे में आप सुनते होंगे। हम शुद्ध रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलते हैं। और अमर सिंह जी की विचारधारा दूसरी थी। इन तमाम वजहों से हमारे उनके संबंध नहीं अच्छे होते थे, इसलिए उन्होंने जब निकाल दिया तो मजबूरी है, राजनीति करना है, पान की दुकान तो करेंगे नहीं। ठीक है। बसपा में गए, कुछ समय रहे और फिर आपने छोड़ दी बसपा, फिर 2008 में भाजपा में चले आए। क्या थी कहानी? देखिए, बसपा में थे जब तक मानवर कांसीराम जी थे, तब तक तो बसपा बहुत अच्छी पार्टी थी। मानवर कांसीराम जी के हटने के बाद जिन्होंने पूरा समाज खड़ा किया था, बहुजन समाज को तैयार किया था, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हम सब लोगों को हर व्यवस्था दिया, हर चीज़ दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, अधिकार दिया, लेकिन समाज को नहीं खड़ा कर पाए थे। समाज को खड़ा करने का काम मानवर कांसीराम जी ने किया था। अच्छा। तो मानवर कांसीराम जी से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। उनके ना रहने के बाद मायावती जी के बारे में आप जानते हैं, कब कितनी जल्दी किससे नाराज़ हो जाए, किससे खुश हो जाए, कब किसको झटका दे दें, कितनों खास हैं। तो टिकट कैसे मिलता है उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आप खुद जानते हैं। तो हमारी स्थिति ये नहीं कि हम टिकट उस तरीके से ले सकें। तो हम जो है माननीय मुलायम सिंह नेता पहले भी हमारे थे, तो मैंने उनको अपना नेता माना, उनके साथ में आया। और बेटा मेरा 2007 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी आप लोगों के सहयोग से। यही सवाल यहाँ पर उठेगा रमाकांत जी ना, कि 2008 में जब आप भाजपा में ज्वाइन करते हैं बसपा छोड़ के, और उसके पहले बसपा में 2004 में चले जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन मूल्यों से समझौता नहीं करना था और टिकट जैसे बंटता है वैसे आप जानते ही हैं, जैसे आपने कहा
तो 2004 में गए थे, क्या वही पैरामीटर्स पे आपको बुलाया गया था बसपा में? उस समय मायावती ही थी कि या कांशीराम जी आपको फिर से लेकर गए थे उस समय? जब हम गए थे 2004 में तो मानवर कांशीराम जी थे, हाँ। और मैं उन्हीं के नेतृत्व में जो है काम कर रहा था, और उनका व्यवहार, उनकी सोच हमें पसंद आती थी, इसलिए उनके साथ थे हम। और आप सॉरी सर, मैं टोक रहा हूँ आपको। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि कांशीराम से मायावती तक का जो सफ़र है बसपा का, क्योंकि आप उस पार्टी में रहे हुए हैं, वो क्या है, वो शिफ्ट कैसा है? कांशीराम कैसे देखते थे पार्टी को, फिर मायावती ने कैसे देखना शुरू किया पार्टी को, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कांशीराम जी की अलग सोच थी। कांशीराम जी शुद्ध रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे। हमने देखा है, आप भी जानते हैं, 1993 में जब गठबंधन हुआ था तो मानवर कांशीराम जी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया था कि जिनके पास अपनी जमानत धनराशि जमा करने की स्थिति नहीं थी। उन लोगों को, दबे कुचले लोगों को, शोषित लोगों को विधानसभा पहुंचाने का काम मानवर कांशीराम जी ने किया था। उनके जाने के बाद जस्ट उल्टा हो गया। कैसे टिकट मिलता है उसको आप भी जानते हैं। आप बताइए सर, आप नहीं, हमारा कहना उचित नहीं होगा। कैसे टिकट मिलता है उसको आप जानते हैं, पूरा देश जानता, पूरा प्रदेश जानता, हर पार्टी के नेता लोग भी जानते हैं। जो आरोप लगते हैं मायावती पे वो सही हैं? अब आरोप प्रत्यारोप अगर लगते हैं तो सही माना जाएगा उस पर। तो फिर मतलब ये शिफ्ट बड़ा होता है आपके हिसाब से कांशीराम टू मायावती का जो फेज आता है बसपा के अंदर? कांशीराम जो है जननायक थे। कांशीराम जी की सोच अलग थी। वो एक नया भारत बनाना चाहते थे, नया संदेश देना चाहते थे। संदेश दिया भी। माननीय कांशीराम के हम लोग मुरीद हैं, उनको मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। फिर 2008 में आप आ गए भाजपा में। भाजपा में जो साथ रहा आपका, कब तक रहा, कितने दिनों के लिए रहा, क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, 2008 में हमारी सत्ता लोकसभा से चली गई। दल बदल कानून वाला? मैं तो दल बदला नहीं था, लेकिन मायावती जी ने, मेरा बेटा यहाँ से विधानसभा लड़ा, माननीय मुलायम सिंह यादव ने टिकट दिया, तो मायावती को एक शक हुआ कि ये समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम, कोई ऐसी बात नहीं थी, हम उन्हीं के साथ थे। उन्होंने लोकसभा में अपील किया कि दल बदल विधेयक के तहत, और मेरी सत्ता चली गई और उपचुनाव होता है। उपचुनाव में संजोग से मुझे टिकट नहीं मिला। इन परिस्थितियों में मैंने कहा कि चुनाव लड़ना ज़रूरी होता है, तो मैं चुनाव लड़ा। चुनाव तो जीता नहीं, लेकिन सेकंड पोल किया था। उस समय डम्पी साहब जीते थे। फिर 14 में फिर से आप 14 के आसपास सपा में आ जाते हैं, क्या कहानी है? फिर मुलायम जी से बात हुई, आपने किसको फ़ोन लगाया? मुलायम जी को ही फ़ोन लगाया सीधे सीधे? 14 में मैं सपा में नहीं आया, मैं सपा में आया 2019 में। 14 वाला चुनाव जो था? 14 वाला चुनाव तो मैं भारतीय जनता पार्टी। सॉरी, मैं 14 वाला चुनाव आप भाजपा में लड़ते हैं। 19 की बात है। 19 में कहा जाता है कि यहाँ से निरहुआ को टिकट देती है भाजपा। हाँ, 19 में भाजपा यहाँ से निरहुआ को टिकट देती है अखिलेश यादव के खिलाफ, और आप फिर कांग्रेस से फील्ड करते हैं उस चुनाव में, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। और ये कहा जाता है कि आपके टिकट का विरोध स्वयं योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्योंकि आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप कथित रूप से सवर्ण समुदाय को कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ अपशब्द कह रहे हैं। क्या यही कारण है आपका टिकट काटने का 19 में, जब अखिलेश यादव यहाँ से लड़ रहे थे, या क्या हुआ था? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। हो सकता है योगी जी को न पसंद आया हो। योगी जी की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। आप आए दिन टीवी पर सुनते होंगे, योगी जी बोलते हैं, भाषण भी कर जाते हैं, ठोको राजनीति की, है ना, और ये कहते हैं कि हमने भयमुक्त, अपराध मुक्त समाज बनाया, प्रदेश बना दिया है। लेकिन भयमुक्त भी नहीं हुआ, अपराध मुक्त भी नहीं हुआ। अगर हम ये कह दें कि योगी जी दूसरे समाज के लोग अगर कहीं गलती कर गए या नहीं भी किए, मजबूत हैं, स्वाभिमानी हैं और सम्मान वाले लोग हैं, तो उनके घर पर बुलडोजर भी लगा देंगे, कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन जो स्वजातीय लोग हैं, वो कितना भी अपराध करें,
उन पर कोई इनकी टिप्पणी नहीं होती, न उनका बुलडोजर चलता है। जाती है लोगों पे। हाँ, जैसे आप तमाम लोग देखिए, आप जैसे उन्नाव की घटना थी सेंगर साहब की, पहले बहुत बचाने की कोशिश किया गया, लेकिन जब आप पत्रकार बंधु लोग पूरा लगे हैं उस गरीब महिला को न्याय दिलाने के लिए, तब मजबूर होकर के उस पर कार्रवाई करना शुरू करते हैं। हाथरस की घटना हुई, ये कहते हैं अपराध मुक्त कर दिया। आप वहाँ पर जो घटना होती है एक दलित बेटी के साथ, और घटना होने के बाद आनन फानन में उनके परिवार को उनकी बॉडी भी नहीं दी जाती है और ले जाके बॉडी को जला दिया जाता है, तो ये अपराध मुक्त कहते हैं। अब जैसे गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी आए, होटल में टिके थे, बिजनेस के पर्पज से आए थे, इनका दरोगा इनके स्वजाति का था और उसने मार डाला। मरने के बाद जो कि मूल वोटर था इनका, उसको भी बचाने की कोशिश की गई। तो इन तमाम बातों को लेकर के हमारे उनके विचार नहीं मिले, तो स्वाभाविक है जोगी जी हमारा विरोध करेंगे। विरोध होना भी चाहिए। यानी आप मानते हैं कि 19 टिकट उन्होंने कटवाया? भाई मैं कहता हूं कि जब हमारे उनके विचार नहीं मिलते हैं तो विरोधाभास होगा और टिकट कटवा सकते हैं, कटवाए होंगे। लेकिन ये भी है कि मैं टिकट मांगने भी नहीं गया था। टिकट मांगने गए भी नहीं थे? नहीं। अच्छा, क्योंकि आपको पहले से भान होगा कि यहाँ से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि फाइट वाइट होगी अलग तरीके की, लेकिन आप गए क्यों नहीं? ये भी सवाल उठता है कि आप मतलब आप तो आकांक्षी हैं ही, 14 में लड़ चुके थे, मुलायम सिंह यादव से हारे थे यहाँ पे, आप फिर गए क्यों नहीं? सवाल ये उठता है। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय लीडर हैं। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, वो तो जनता जिताती जनता हराती है। वो हमारे नेता भी रहे हैं, आज भी हमारे नेता हैं। आपने 2019 में अखिलेश जी की बात कहा। अखिलेश जी हमारे पिछड़े दलितों के, अल्पसंख्यकों के उगते हुए सूरज हैं, भविष्य हम लोगों के हैं। तो निश्चित रूप से हम कहीं भी रहेंगे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। और अखिलेश जी हमारे भविष्य हैं, हमारे नौजवानों के भविष्य हैं। अखिलेश जी कार्यशैली के बारे में भी आप जानते हैं, तो इसलिए मैंने ये यहाँ से छोड़ना पसंद किया, दूसरी जगह जाके लड़ना पसंद किया। जीत हार तो लगी रहती है। और योगी से जो बातचीत है, योगी आदित्यनाथ के बारे में जो आप बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में कई सारे किस्से कहानियां हैं। कहा जाता है कि आप योगी के करीबी थी, फिर फूलपुर और गोरखपुर में जो 2018 में उपचुनाव हुए थे उसमें जो पार्टी को हार मिली थी, आपने सीधे संगठन पे और प्रदेश संगठन पे और योगी पे सवाल उठाए थे कि इन्होंने इनकी गलतियों से चुनाव हारते हैं। लेकिन करीबी के किस्से ये हैं कि 2008 में आप दोनों साथ में यहाँ पे रैली करते हैं। वो जो एक कहानी है कि रूट डाइवर्जन को बाईपास करके आप लोग तकिया चौक से आप लोग अपना रूट लेके जाते हैं, फिर हमला होता है, फायरिंग होती है, मौत होती है, FIR दर्ज होती है, 302 का मुकदमा होता है। कहा जाता है योगी जी इसी वजह से जाकर सदन में रो भी दिए थे। तो करीबी इतनी तलखी कैसे बढ़ गई दोनों के बीच में, या क्या कहानी कुछ और है? देखिए, पहली बात तो ये है, हमने कभी ब्लेम नहीं लगाया कि उनकी वजह से हारे या जीते। आपने तकिया की बात जो किया है, तकिया पर दुर्घटना हुई थी जिसमें सही है कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। एक घटना और जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में रोए थे, पार्लियामेंट में उस समय रोए थे जब एक कोई मामला था गोरखपुर का। उस समय वर्तमान सरकार ने देखा कि सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा करवा सकते हैं, तो वर्तमान सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव की थी। तो दंगे को रोकने के लिए, समाज को टूटने से बचाने के लिए, आपसी सौहार्द बनाने के लिए इन्हें 2-4 दिन जेल में रखा। उसके लिए जाकर रो रहे थे, ना कि आजमगढ़ घटना को लेकर रो रहे थे। और सवाल शायद मेरा वहीं टिका है रमाकांत जी, कि आप लोगों के बीच में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया कि जहाँ पे आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग मतलब आजमगढ़ में साथ देखे गए थे। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो तभी आ गया जब हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और उनकी लड़ाई दूसरी होती है।
और हम लोग सामाजिक न्याय का मामला जो है बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी सबको और सब जनरल को भी लेके चलते हैं। हमें ये कहा जाता कि आप फॉरवर्ड विरोधी हैं। हम फॉरवर्ड विरोधी नहीं हैं। उनके अगर गलत काम है तो उसका विरोध हम करते हैं। तमाम फॉरवर्ड लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन जो सही है उसको सम्मान देते हैं, जो गलत करता है उसके विरोध में हम लोग काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। टर्निंग पॉइंट जैसे कोई चीज़ है? टर्निंग पॉइंट कोई, बस यही है, आपस में तालमेल नहीं था। हमारे विचार दूसरे थे, उनके विचार दूसरे थे। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, उस सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। अच्छा, रमाकांत जी, यह भी कहा जाता है कि आप काफ़ी मुखर होकर एक समय पे बोलने लगे थे, राजनाथ सिंह के खिलाफ बोलने लगे थे, मंच पे गडकरी से एक नोकझोंक का वाकया है आपका। क्या हुआ था, घटना बताइए सर। मैंने आपसे पहले भी कहा मैं सामाजिक न्याय का पक्षधर हूँ। जी। माननीय राजनाथ सिंह जी मऊ में आए हुए थे एज ए गृह मंत्री। अब आप किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, जनरल में या बैकवर्ड में, एससी, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन जो हमें आरक्षण मिला है बैकवर्ड दलित को, ये शैक्षिक और सामाजिक रूप से मिला हुआ है। तो राजनाथ जी मऊ में आए हुए थे। हाँ, और उस समय हमारे आरक्षण को, दलितों के आरक्षण को, बैकवर्डों के आरक्षण को ये खंड खंड में बांट रहे हैं, हमारे लोग लड़ा रहे थे। एक बार जब माननीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, उस समय इन्होंने कहा कि हम जातीय आधार पर आरक्षण देने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, जबकि आरक्षण सामाजिक आधार पे है, जातीय आधार पर नहीं है। इन्होंने आनन फानन में एक हफ्ते में पता न कैसे इन्होंने इंक्वायरी कराकर कितनी संख्या इतनी उनकी है, इतनी संख्या उनकी, इतनी संख्या उनकी है, इन्होंने बांट दिया था। तो वहाँ फिर लास्ट में लिखा, लास्ट में जो संशोधन किया गया था, लास्ट में ये भी था कि किन्हीं परिस्थितियों में यदि उस जाति का अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो किसी को भी किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है हम लोग विरोध करेंगे। हमारे लिए समाज बड़ा है। जब समाज ही नहीं रहेगा, समाज का हक नहीं रहेगा, अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। गडकरी जी से मंच पे क्या हुआ था सर? गडकरी सर, और मैं एक वो टोक भी दूंगा आपको। आप पूरे इंटरव्यू में अभी तक 4 बार कह चुके हैं आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे दर्शकों को अब याद हो गया होगा ये बात, तो आगे की बातें की जाए। देखिए, पहली बात तो ये है, आप ये सवाल जो कर रहे हैं गडकरी जी से वाला। गडकरी जी का, ये टोटल गलत है। अच्छा। आज तक गडकरी जी से हमारे कभी भी न नोकझोंक हुई है, न कोई बात हुई है। हमारी गडकरी से जब भी बात होती है बहुत अच्छे सौहार्द में होती है। और गडकरी जी एक ऐसे लीडर हैं जो किसी भी दल का हो, अगर उनसे होने लायक काम हो, मंत्रिमंडल में वो है, मंत्री हैं, तो सबकी बात सुनते हैं, सबको सम्मान देते हैं। उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। सर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2007 की बात करते हैं। आप बसपा में थे और आप अगले साल भाजपा ज्वाइन, आपने अपने 2008 में भाजपा ज्वाइन किया आपने। उमाकांत यादव, आपके भाई को मायावती ने मिलने बुलाया और बाहर पुलिस इंतज़ार कर रही थी, और उन्होंने गेस्ट हाउस के बाहर, अपने गेस्ट हाउस से अपने आवास के बाहर आपके भाई को अरेस्ट करवा दिया। आपके भाई जो गेस्ट हाउस कांड में, जो लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड था, उसमें भी आरोपी हैं। तो अरेस्ट करवा दिया, और आपको ये बात पर्सनली बुरी लगी, आपको ये बात काफ़ी बुरी लगी थी, जिसके बाद आपने वहाँ से इस्तीफ़ा देकर आपने भाजपा ज्वाइन की थी। ये कहानी कही जाती है। आप कांशीराम और मायावती वाली बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अपने भाई की इस तरह से अरेस्ट को लेकर आपने प्रोटेस्ट में इस्तीफ़ा दिया था और फिर भाजपा से जुड़े थे। कितना, और फिर बाद में मुझे याद है कि 14 की रैली में जब अमित शाह यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे कहा था कि कथित, मुझे कुछ भाषण याद आ रहा है, ख़बरों में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे आतंक का गढ़ है टाइप का, तो ऐसी कोई बात हुई थी। तो मायावती यहाँ पे आई थी और उन्होंने सीधा आप पर भी हमला बोला था कि सबसे बड़े आतंकी यहाँ के तो रमाकांत यादव हैं, उन्होंने ये ऐसा कहा था। तो या वही शिफ्ट था, आपके भाई की गिरफ्तारी थी, कि आप बसपा से इतना रूठ गए, इतना ज़्यादा? देखिए, मतलब आपने बातें अभी नहीं, उमाकांत जी मेरे बड़े भाई हैं। रहा सवाल
उमाकांत जी मायावती के प्रति जो है अंधभक्ति करते थे, है ना। अंधभक्त थे मायावती जी के, और मायावती जी ने अंधभक्ति के चलते जब बुलाया मायावती जी ने, उन्हें ये नहीं पता था कि मायावती जी हमें गिरफ्तार करवा देगी। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल आप कह रहे हैं कि इसीलिए आपने छोड़ा, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि मैंने छोड़ा नहीं था। जब मायावती जी ने मेरे खिलाफ अपील करके लोकसभा सदस्यता समाप्त करवा दिया, तब मैं वहाँ से हटा हूँ। जब सदस्यता समाप्त करवा दिया, फिर रह क्या गया। मतलब उस समय भी वो सब बयानबाजी तो हुई थी जो सामने आई थी। फिर 2009 आता है और एक उलेमा काउंसिल के एक वर्कर की हत्या होती है। उस केस में आप 2012 में बरी भी हो जाते हैं। क्या हुआ था? आप कहते हैं कि आपके राजनीतिक विरोधियों ने आपको घेरने की कोशिश की थी, क्या हुआ था सर? देखिए, पहली बात तो उलेमा काउंसिल घटना कहाँ हुई थी, कहाँ, मैं तो था नहीं। मुझे तो फंसा दिया गया था उस समय। अब्दुल रहमान था उस व्यक्ति का नाम। अब क्या नाम था मुझे बाद में पता लगा। मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं तो घर पे था। न मुझे कोई जानकारी इसके बारे में थी, न कोई जानकारी अभी भी विस्तृत रूप से है। लेकिन मेरे ऊपर मुकदमा फाइल हुआ था और न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है, बस से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। एक कहानी मैंने जिस इंटरव्यू की शुरुआत में कही है कि यहाँ के ट्रक्स पे DPY और RKY लिखा रहता है। मुझसे लोग, एक वीडियो का कमेंट भी मैंने तुमको भेजा था ना, स्क्रीनशॉट, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि DPY और RKY लिखा रहता है। DPY का मतलब दुर्गा प्रसाद यादव और RKY का मतलब रमाकांत यादव। और ये कहा जाता है कि ट्रक वाले, इस तरह के किस्से से चलते हैं कि ट्रक वाले एकदम रमाकांत यादव जी की छत्रछाया में चल रहे हैं, कुछ पैसा वैसा भी दिया जाता है, कुछ उनके प्रोटेक्शन वगैरह भी मिलता है। इस तरह की बातें होती है। सच्चाई क्या है? मतलब इसलिए आप अगर बता भी दें यहाँ पे तो भी दिक्कत नहीं। देखिए, पहली बात तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। RKY ट्रकें हैं, ये सही है। DPY ट्रकें, ये सही है। लेकिन अगर हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे शुभचिंतक, हमको जानने वाले लोग हैं, हमारी भी ट्रकें RKY के नाम से चलती हैं, तो अगर लिखते हैं, अगर उन्हें कहीं सुविधा मिलती है, पुलिस से मिलती है, RTO से मिलती है, तो हमें खुशी होती है कि हमारे नाम लिखाने में हमारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। रहा सवाल, आपने एक बहुत गलत सवाल किया है कि उनसे कुछ इनकम भी होती है। मेरा सवाल नहीं है सर, ये लोग इस समय यहाँ पे कहते हैं। पहली बात तो लोग क्या कहते हैं, लेकिन आप पता करिए पूरे ज़िले में जितने ट्रक वाले लोग हैं, अगर किसी से हम आर्थिक रूप से मदद लिए हुए, ज़्यादा नहीं, अगर 10 रुपया भी कोई दिया हो तो बताइएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। राजनीति संन्यास तो आपने सर इस पे भी लिया है कि 2022 में अगर भाजपा सीट दिखा दे तो आप संन्यास ले लेंगे। आपने इस पे भी अपने कहा, ऐलान किया। मैंने कहा, आज भी अडिग हूँ मैं। हाँ। आजमगढ़ में कोई सीट नहीं निकलेगी, आजमगढ़ टोटल सभा निकलेगी। आज भी मैं कह रहा हूँ। आपके बेटे अरुणकांत कुछ भाजपा से लड़ते हैं? भाई देखिए, मैंने पूरे जनपद की बात किया है, एक सीट की बात नहीं किया, बेटे की बात नहीं किया, मैंने पूरे जनपद की बात किया है कि समाजवादी पार्टी निकलेगी। अच्छा, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि 22 में यहाँ पे चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अरुण जी और अरुण जी के बेटे दोनों लोग अलग अलग पार्टियों से हैं, और कहा जा रहा है यूपी में जिन दो पार्टियों के बीच में फाइट है, सपा और भाजपा, आप सपा में और बेटा भाजपा में, क्या आप भाजपा जाएंगे कि सपा से ही लड़ेंगे, कि सपा से ही लड़ते हुए फाइट को इंटरेस्टिंग बनाए रखेंगे? क्या होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको लड़ाते हैं, किसको नहीं लड़ाते, हमें जानकारी नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि आजमगढ़ में सभी सीटें सपा जीतेगी, एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाएगी। योगी जी ने कहा था सपा का झंडा सबसे बड़ा गुंडा, तो आपने कहा था कि भाजपा की झंडी सबसे बड़ा पाखंडी। क्या क्या था नारा? आप लोग कविता बुनते रहते हैं एक दूसरे के साथ, कहा जाता है। देखिए, ऐसा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत जिम्मेदार कुर्सी होती है। अगर वो विकास की बात करते मंच के माध्यम से तो बहुत अच्छा लगता। हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार देने की बात कहते तो बहुत अच्छा लगता। हमारा किसान परेशान है, धान नहीं खरीद हो रही है, उसके लिए बात करते तो अच्छा लगता।
खाद बिजली पानी की बात करते तो अच्छा लगता, शिक्षा की बात करते तो अच्छा, अगर हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनवाते तो अच्छा लगता, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था देते तो अच्छा लगता। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति हो करके मंच के माध्यम से ये कहें कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा हो, समझो उसमें बैठा हुआ सबसे बड़ा गुंडा। अगर कहा है तो स्वाभाविक है, कहेंगे तो जवाब पाएंगे। तब मैंने ये कहा, जिस गाड़ी में भाजपा की झंडी है उसमें बैठा सबसे बड़ा पाखंडी है। मैंने कहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं। मानते हैं इस बात को? हाँ हाँ, आप तो एक इंटरव्यू में खुद को मानते भी कि आप बाहुबली हैं। बाहु मतलब जिसकी बाहुओं में दम हो। आपके हिसाब से, आपकी परिभाषा जो है, आपके बारे में कहा जाता है रमाकांत यादव बाहुबली, आजमगढ़ में जाइए, तो मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? देखिए सबके अलग अलग सोच हैं। जैसे सोना है, धतूरा है, कहते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। अब सबकी अलग अलग सोच है बाहुबली का। आप किस नज़रिए से देखते हैं बाहुबली, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो मानता हूँ, जनता का इतना प्यार है, इतने लोगों का हाथ मेरे सर पर है, तमाम बाहें मेरे कंधे पर हैं, इसलिए तमाम बाहें हो गई तो बाहुबली हो गया। ये मतलब एकदम नई वाली परिभाषा निकाले रमाकांत जी आप, कि बाहुबली, कि बाहु का साथ हो गया तो बाहुबली हो गए। मैंने पहले कह दिया, सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग नज़रिया है। अच्छा। मैं यही जानता हूँ, जब तक हमारे जनता का हाथ हमारे ऊपर है, तमाम हाथ हैं, हाथ मतलब बाँ होता है, बाहुबली हो गया ऑटोमेटिक। सर, यूपी की बहुत बड़ी घटना है गेस्ट हाउस कांड वाली, जिसमें बार बार आप लोगों का भी नाम लिया जाता है कि आप लोग थे वहाँ पे और आप लोग भी वहाँ पर कथित रूप से अटैक जो इन्होंने किया उनमें शामिल थे। लेकिन आपकी तरफ से एक अलग थ्योरी आती है, आप कहते हैं कि नहीं, आप बचाने गए हुए थे। क्या कहानी है सर असली, उस दिन हुआ क्या था? पहली बात तो आप इस बात को जान लीजिए, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि बहन मायावती जी की साड़ी और ब्लाउज फाड़ दिया गया, कहा गया ना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या जीवन में बहन मायावती जी ने कभी साड़ी और ब्लाउज पहना है? क्या पहना कभी? दूसरी बात, टोटल प्रोपगंडा खड़ा किया गया। हाँ, हम लोगों को दुख था, एक मजबूत गठबंधन था। अगर वो गठबंधन रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश पर समाजवादी और बहुजन समाज का कब्जा होता। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग लग करके बहन मायावती को मुख्यमंत्री की लालच दे करके 3-4 महीने के लिए बनाया और पार्टी को तोड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया, जिससे हमारे पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरे देश का नुकसान हुआ है। और जो आपको कहा जाता है वो गलत है। हुआ क्या था सर उस दिन तब? कुछ नहीं हुआ था, बस सब लोग परेशान थे कि गठबंधन टूटने न पाए, मनाना लोग चाहते थे। मानवर कांतीराम समझौता अस्पताल में थे, बहन जी यहाँ आई हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई उनके खिलाफ या उनके प्रति किसी गलत नज़रिया रही हो। कहने के तो आपके पत्रकार के लोगों ने भी कहा साड़ी और ब्लाउज फाड़ दिया गया, गैस सिलेंडर लगा दिया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी कोई पत्रकार ये बता दी हिंदुस्तान का कि क्या भी बहन मायावती कभी साड़ी और ब्लाउज पहनी है क्या? सर, वो पहनती हो ना पहनती हो, मतलब उनके आरोप तो है ना, ये बात यही तो नहीं हो रही। ये गलत आरोप है ना, टोटल गलत आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि साफ रखना चाह रहा हूँ कि पहने कोई भी, आरोप थे अलग। अब मैं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं, मैं इस पर क्या बहस करूँ सर, वो उनकी चॉइस है कि नहीं। अभी अब बात हो रही है सर, एक सवाल है मेरे पास आपके बेटे पर, अरुणकांत यादव पर, जिन पर धमकी देने का आरोप है। एक पत्रकार थे वो शायद, जिन्होंने कहा था कि अरुणकांत जी ने हमको फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी कि हमारे पापा के बारे में कुछ मत बोलना। क्या है सर केस, सही केस है, गलत केस है? मैंने तो नहीं सुना, वीडियो पे कमेंट किया था आपने। मैंने नहीं कभी सुना कि ऐसी कोई बात मेरे सामने आई है। अच्छा। अगर ऐसी कोई बात है तो अगर आप फ़ोन नंबर वो पैदा कर देते जिस नंबर से फ़ोन गया था, उस नंबर को पता चल जाता तो हम जान जाते हमारे बेटे का फ़ोन या हमारा फ़ोन था। अब समाज में तमाम लोग अफवाह उड़ाने वाले हैं, कुछ लोग अनायास टिप्पणी करते हैं। अगर जो कहा कि हमें धमकी दी गई है वो
उसको उसको ये पूछा जाए कि किस नंबर से फ़ोन आया, मेरे बेटे के फ़ोन से आया, मेरे फ़ोन से आया, तब तो बात समझ में आती है। ये सब निराधार है। और कहा है सर, फिर 6-7 साल पहले ये भी हुआ था कि आपके गनर यहाँ पे एक स्कूल के बाहर वैन ने ओवरटेक कर लिया था, तो फायरिंग करने लगे थे, हवाई फायरिंग, अभद्र व्यवहार किया था आपके गनर पर, ये आरोप है। क्या हुआ था सर? अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई, तो आप मनगढ़ंत कर रहे हैं। अभी तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई? कोई घटना नहीं हुई। मतलब मैं तो सर खबरें सुन सुना कर थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के आया, तो मुझे लगा कि पूछे लें आपसे ये एक आप बार। लोग काल्पनिक घटना बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई घटना नहीं हुई है। चलिए, 2019 में जब आप फिर से आप भाजपा से अलग होते हैं, फिर आपकी वाई सिक्योरिटी छीन ली जाती है, आप कहते हैं आपकी जान को खतरा है, और आप ये नहीं बताते हैं कि आपकी जान को खतरा किससे है। आज क्या बताएंगे सर, आपकी जान को किससे खतरा है? आपने राज्यपाल को खत भी लिखा था ना शायद सर? हाँ, किससे है जान को खतरा आपके? देखिए, मुझे जान का खतरा केवल इस बात का है, जब मुझे सूचनाएं मिलने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपकी हत्या कराना चाहता है। सरकार यहाँ तक बात आई कि जो इनकी एसटीएफ और एसओजी है, अंधेरे में कहीं आपके ऊपर फायर करेंगे और घटना घटने के बाद शो करेंगे कि बदमाशों ने रमाकांत यादव के ऊपर फायर किया है। तब मैंने उस समय अपने सुरक्षा के लिए कहा था, लिखा भी था, और आज तक भी सुरक्षा नहीं मिली। खैर, सुरक्षा मिले या न मिले, जनता जब है तो जनता है, तो जनता से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कवच कोई नहीं होता है। आप सरकार पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं रमाकांत जी, सरकार एकदम क्या करवाना चाह रही है? 100% यही सही है। अच्छा, और फिर मार्च 2020 में आप मार्च 2020 या अप्रैल 2020 में आप कहते हैं कि CA-NRC से भड़काने के लिए कोरोना एक छलावा है, ये कहा जाता है। फिर आप पर FIR दर्ज हो जाती है। सुभाष दुबे थे यहाँ पे इसमें DIG, सॉरी, हाँ सुभाष दुबे ही थे ना? हाँ, तो सुभाष दुबे थे यहाँ पे, तो आप पर केस दर्ज हो जाता है। क्या था सर वो? देखिए, कोरोना के मामले में टिप्पणी हमने किया था, ये सही है, FIR भी हुआ, फाइनल रिपोर्ट भी लग गया है, लेकिन मेरे समझ में आज तक ये बात नहीं आई, कोरोना कैबिनेट मीटिंग करने के बाद ही चलता है या उसके पहले भी चल देता कभी? अच्छा, और कोरोना मैं समझता हूँ कि जब सरकार के साथ कैबिनेट मीटिंग करती है तभी कोरोना चलता है, क्षेत्र में, देश में चलता है। अच्छा, आपके और कोरोना का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ जाते थे, लाख 2-2 लाख की भीड़ होती थी, किसी जनता के मुंह पर मास्क नहीं होता था, ये भी नहीं लगाते थे, और जब दिल्ली में लौट के आते थे शाम को तो बयान देते थे 2 गज दूरी जरूरी, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी भी जरूरी, ये लगाते थे। तो क्या कहा जाए इस पर? बयान तो सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये देते हैं कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और मतलब ये वो पहुँचे हुए थे, जो आपके वहाँ वाले गोंडा वाले पंडित सिंह जी के यहाँ पहुँचे हुए थे, तब भी उन्होंने वैक्सीन को लेकर बयान दिया था। तो वैक्सीन को लेकर ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जब इतने लोगों की मौत हो रही है। क्या ये अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है वैक्सीन को लेकर, आपको नहीं लगता? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा सही कहा है, भाजपा की वैक्सीन है, भाजपा की है, ये सही कहा उन्होंने, भाजपा की है। आप जो कह रहे हैं वैक्सीन के बारे में, मैं कल दीदारगंज में बैठा था, मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, 10 मिनट का रास्ता है। 9 लोग वैक्सीन लगाए थे, जिसमें 8 लोग 1 हफ्ते के अंदर मर गए, मात्र 1 आदमी बचा है, जिसमें मरने वालों में हमारे स्कूल का एक टीचर भी है, मुस्लिम बिरादरी का। 9 लोगों में 8 लोग मर चुके, केवल एक सिंगल जो है खरसान के यादव जी हैं, वो भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से महीनों जूझे तब बचे। आपने वैक्सीन लगवाई है सर? ना, मैंने नहीं लगवाई। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद लगवाएंगे क्या? नहीं, जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं लगवाएंगे मैं क्यों लगवाऊँ भाई? अरे सर, ये तो बड़ा अजीब है कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, आपके समर्थक को भी भीड़ करिए। लोग लगवाए होंगे, 1 आध लोग ज़्यादा नहीं लगवाए होंगे यहाँ।
यहाँ सभी लोग बिना वैक्सीन मैं मिलेंगे। रमाकांत जी, मैं इसमें ये बात यहाँ पे अनचेक न चली जाए, इसलिए मुझे कहना भी होगा, मैंने वैक्सीन लगवाई है, हमारे जो वीडियो पर जब पर्सन है इन्होंने लगवाई है, इन्होंने लगवाई है। सर थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहा है, किनारे हो जाइए भैया। अपने अपने विचार हाँ हैं। सुनिए सर, एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे विचार की बात नहीं है सर, यहाँ पे ना लाखों लोगों की जान की बात है। यहाँ पर हमारे देश के और दुनिया के भर के वैज्ञानिकों की बात है जो लगे रहे वैक्सीन रिसर्च पे। लोगों को मौत से बचाने का काम है। तो एक इस तरह की बाइनरी खींच देना कि सर वैक्सीन लगवाने 9 से 8 मर गए तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो फालतू का डर फैलाना हो गया ना सर। यहाँ पे लोग वैक्सीन नहीं लगवाए घूम रहे हैं। आप एक बड़े नेता हैं सर आजमगढ़ के। ऐसा है, मैंने आपको कहा कि हमारे दीदारगंज में 9 लोग लगवाए, 1 बचे हैं, 8 लोग मर गए 1 हफ्ते के अंदर। दूसरी बात, अभी जो नया क्रोन चला है, क्या नाम है उसका? ओमिक्रॉन। अगर फिर असर कर गया और जो लोग लगवाए उन्हीं लोग ज़्यादा असर कर रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर कि जो इसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, वायरस है, हम मानते हैं वायरस है, लेकिन जिस तरीके से प्रोपगंडा उस तरीके से नहीं है। वायरस है। नहीं सर है। और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप जब अखिलेश यादव से मिलेंगे तो बोलेंगे कि वैक्सीन लगवा के आएँ और बताएं कि सपा के सब लोग लगवाएं, वरना अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लगवा रहे हैं तो सब लोग नहीं लगवा रहे हैं। अब बात होती होगी ना आपकी, कभी मुलाकात तो होबे करेगी, तो बोलिएगा एक बार उनसे आप। सबसे अच्छा ये होगा, मेरे पूछने के बजाय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप पूछिए, आप जाके बात करिए। वो तो हम पूछेंगे ही सर, आप जाके बात करिए। वो तो हम पूछेंगे ही, नहीं होगा। वो तो हम पूछते ही रहते हैं सर, और पूछेंगे ही उनसे, बार बार होगा तो। उनसे जाके पूछ। अरे एकदम पूछेंगे सर। चलिए सर, जून 2020 में चलते हैं। आपने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, आपने इसका बड़ा हल्ला हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर आपने अपने नाम के आगे शूद्र लगा लिया था। फिर आपने अपने साथ चल रहे लोगों का कलावा भी कटवा दिया था शायद, कि गुलामी का प्रतीक है। क्या हुआ था सर, क्यों किया था आपने ऐसा? देखिए, मूर्ति का पूजा पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं कर रहा हूँ। उसका विरोध आज भी मैं करता हूँ। और आपने कहा था कि भगवान अपनी मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाते हैं मंदिरों में, आपने शायद ऐसा कुछ कहा था ना? ये तो सही कहा मैंने। तमाम मंदिरों में मूर्तियों की चोरी होती है और उस मूर्ति की रक्षा खुद भगवान नहीं कर पाता तो हमारी रक्षा क्या करेगा? उसकी रक्षा कौन करता आप जानते हैं? आप कौन करता बताइए? जो मंदिर का पुजारी है, चौकीदार है जो। आप गलत बोल रहे हैं। मंदिर का पुजारी तो रहता जिसमें चोरी होती है। उसकी रक्षा हमारे देश का संविधान, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, रक्षा संविधान करता है। संविधान के तहत चोरी होने पर थाने में FIR होता है, पुलिस वाले दौड़ते हैं, चोर पकड़ा जाता है, मूर्ति बरामद होती है, जेल जाते हैं लोग। रक्षा तुम्हारा संविधान करता है, ये पुजारी कहाँ रक्षा करता है? तो हम पहले भी करते चले आए, आज भी कर रहे हैं। रक्षा का जहाँ तक सवाल है, आपने कहा है, मैंने पहले कहा आप किस वर्ग से बिलोंग करते मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन मैं बैकवर्ड में आता हूँ, पिछड़ी जात में। बैकवर्ड के राजा बलि थे जो बहुत बड़े दानी थे, और उनसे कुछ लोगों ने भेष बदल कर दान लेने के रूप में जाते हैं और उनकी पूरी संपत्ति और उनकी शरीर को भी गिरवी रख लेते हैं दान के रूप में। इसलिए जब बांधते हैं रक्षा तो कहते हैं, जेन बद्धो राजा बलि दान बिंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिभ्याम नहीं तेन त्वाम प्रतिभाम रक्षा माचला। जैन बद्धो राजा बलि, जिस तरीके से राजा बलि को बांध कर दान बिंद्रो दान के रूप में, महाबलम शिक्षा और संपत्ति दोनों ले लिया, तेन त्वाम प्रतिभ्याम उसी तरह तुम्हें आज प्रतिबंधित कर रहा हूँ, रक्षा माचल आप तुम्हारी रक्षा करोगे, मेरे पीछे पीछे चलोगे। तो हम गुलाम क्यों बने भाई? क्यों गुलाम बने बताइए आप? नाम क्या शूद्र लगाया था सर आपने? शूद्र का अर्थ बहुत टफ है और शूद्र सब लोग नहीं हो सकते हैं। अच्छा। 4 अक्षरों से शूद्र शब्द बना हुआ है। सा, ऊ की मात्रा, दा और रा। शा का मतलब जो श्रम करने वाला हो, श्रमजीवी हो। ऊ की मात्रा है जो उदारवादी हो। दा का मतलब जो दयालु हो। रा का मतलब जो रक्षक हो, किसी की रक्षा कर सके, जिसके अंदर 4 गुण हो, उदारवादी हो, श्रमजीवी हो, उदारवादी हो, दयालु हो और किसी असहाय की रक्षा कर सके।
वही शूद्र हो सकता है, सभी लोग नहीं शूद्र हो सकते। चलिए ये बात आपकी हो गई। अब ये बात भी होती है कि भाई जुलाई 2021 में अरुणकांत जो आपके बेटे हैं, अरुणकांत ने ब्लॉक प्रमुख का या कि सपा के एक नेता का सिर फोड़ दिया था, ये उन पर केस दर्ज हुआ था। आपकी ही पार्टी के नेता के साथ ऐसी घटना हुई थी, क्या है कहानी? मुझे तो ये नहीं मालूम अब तक कि कोई केस दर्ज हुआ है। प्रमुखी के चुनाव में बहू लड़ी थी, फूलपुर से निर्विरोध हुई है, बेटा वहाँ से चुनाव जीता है, लेकिन मुझे अब तक नहीं पता किसी का सर फटा या कोई FIR हुआ, मुझे तो अब तक नहीं पता है। अगर आपको जानकारी है तो मैं आपसे मुंह से सुन रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं। और आपके बेटे के खिलाफ किसान कांग्रेस के नेताओं ने की कि दबंगई करते हैं, धमकाते हैं, कब्जा कर रहे हैं ज़मीनों पर। 2020 की घटना है, जून या जुलाई 2020 में पत्र लिखा गया, शिकायती पत्र अरुणकांत के खिलाफ, ये सब बातें हुई। ये किस गांव की घटना है? ये मैं अगर रिसर्च पढ़ के बताऊं तो किसान कांग्रेस के महासचिव वीरेंद्र यादव ने CM योगी को भेजे अपने पत्र में, जून 2020 की घटना है, कि विधायक अपने बाहुबल और राजनीतिक रसूख के बल पर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों की ज़मीन और मकान पर कब्जा करने पर लग गए हैं। आरोप है कि अरुण यादव की दबंगई और धमकियों से डरे विद्युत विभाग के कर्मचारी उनके क्षेत्र में काम करने नहीं जा रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ज़मीन कहाँ की बताएंगे तब न हम जान पाएंगे किस गांव के रहने वाले हैं। अब तक तो मेरी जानकारी में नहीं कोई ऐसी बात आई है। आपकी जानकारी में ऐसी घटनाएं नहीं हैं? नहीं। मार्च 12, 2020 आपके भाई और मछली शहर से सांसद रह चुके हैं जो उन एक कांस्टेबल की हत्या का आरोप जो था, जेल भेजे जाते हैं, तमाम चीज़ें होती, क्या हुआ था सर? देखिए, मुकदमा उनके ऊपर है, जेल में है, जमानत हो जाएगी, छूट के आ जाएंगे। और घटना के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि वो सागन रहते हैं, मैं जौनपुर रहता हूँ। हम दोनों सगे भाई हैं। वारंट हुआ था, शायद तारीख पर नहीं गए थे, इसलिए जेल में है, नैनी जेल में आ जाएंगे। आपके भतीजे वीरेंद्र यादव जी की जेल में थोड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उसके बारे में बहुत सारी खबरें चलती हैं, क्या हुआ था सर? आपको क्या शक है, क्या हुआ था? हमें कोई शक नहीं है, मृत्यु हो गई। संदिग्ध नहीं हुई थी मृत्यु? भाई हम तो डॉक्टर हैं नहीं। सॉरी, मतलब मैं अगर इस सवाल से कोई पर्सनल सवाल है, मैं अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाह रहा हूँ आपको। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। उनकी मौत हुई, बीमार थे जेल के अंदर, और मृत्यु हुई। हम लोग लाकर उनको दाह संस्कार किए, मृत्यु हो गई थी। उस पर हम डॉक्टर तो है नहीं किन कारणों से हुई है। फिर एक जेई की हत्या का भी आरोप है, और यहीं के 5 भाइयों की भी हत्या का आरोप है। परिवार पे बहुत सारे आरोपों की फहरिस्त है। 5 भाइयों की तो हत्या करके शायद उन्हें, ये एक आरोप है कि 5 भाइयों की हत्या करके उन्हें गाड़ दिया गया था ज़मीन में, इस तरह की बात होती है। क्या है सर, क्या ये सब, आपका क्या कहना है इस पर? अब मुझे तो नहीं जानकारी, अगर आपको जानकारी है तो अलग बात है, मुझे तो ये जानकारी नहीं है। मुझे सब जानकारियाँ नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताइए, तो मैं उस पर पता करूं। सर आधे सवालों पे तो आपने कहा है कि जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये बातचीत आप ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मालूम हो रहा है कि आप मौके पर मौजूद रहे हो, कोई घटना हो, घटना में आप मौजूद रहे हो। तो हम लोग रिसर्च कैसे करते हैं ये बताएं आपको, हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करते हैं। हम सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च। रमाकांत यादव जी के नाम से मान लीजिए आपका इंटरव्यू लेना है, तो हम गूगल पे कीवर्ड सर्च करते हैं और फिर हम आर्काइव्स खंगालते हैं। हमारे पास खुद खबरों के आर्काइव है। हम कई सारे लोकल लोगों से, जैसे मैं आजमगढ़ में, पहला दिन तो है नहीं, मैं आज मेरा तीसरा दिन है आजमगढ़ में, मैं परसों भी था, कल भी था, आज भी हूँ। तो मैं लोगों से घूमता हूँ, मेरे टीम के लोग घूमते हैं, मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, क्या क्या अफवाहें हैं। तो अफवाहें हैं या सच्चाई है या सवाल है, आप उनको जैसे लीजिए। तो ये उड़ती हैं, इसलिए हमको लगता है कि भाई ये सवाल है, इतना ज़हीन सवाल है, हत्या का आरोप है, लॉ मेकर्स हैं, तो हमें लगता है कि पूछना चाहिए, अपना दूसरा पक्ष आना चाहिए हमेशा बातचीत में। इस वजह से ये सवाल पूछे जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत में ऐसा नहीं कि मैं बैठे बैठे बना दिया सर, होता ही है। अफवाहें ज़्यादा हैं और गलत अफवाहें सब उड़ाते हैं लोग। जो आप पूछ रहे हैं, अगर ये सब घटनाएं होती, सही होती घटनाएं,
तो जनता हमको 8 बार 4 बार विधानसभा 4 बार लोकसभा नहीं भेजती हमको। जनता ये सब चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए अफवाहें हैं, अफवाह तो राजनीति में होती है। अफवाहें भाई राजनीति में तो ये क्या नाम है, तमाम चीज़ें चलती हैं। राजनीति में जो है चर्चा पर्चा खर्चा ही तो चलता है। चर्चा पर्चा और खर्चा चलता है। तो पर्चा में अफवाहें होती हैं, चर्चा में अफवाहें होती हैं, खर्चा भी अफवाहें होती हैं। तो अफवाहें तो राजनीति में तो लोग करेंगे, विरोधी अफवाह करेगा, हमारा समर्थक जो है हमारी सराहना करेगा, विरोधी अफवाह उड़ाएगा, गलत है तो चलता रहता है। तो उससे घबराया जाएगा तो समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलिए इंटरव्यू बंद होना था, लेकिन आखिरी सवाल पूछ ही लेते हैं। आपके बेटे कभी कहते हैं कि नहीं कि पापा काहे हम लोगों को बोल रहे हो कि भाजपा में घूमने वाला पाखंडी है, भाजपा की गाड़ी भी भाजपा की झंडी के साथ घूमने वाला पाखंडी है? अरुण कहते हैं कि नहीं कभी आपको? देखिए पहली बात ठीक है, अरुण जी हमारे बेटे हैं और हम जिस पर बोलते हैं हमने जोगी जी का जवाब दिया है, बेटे का जवाब थोड़ी नहीं दिया है। बेटे की किसी बात का जवाब हमने नहीं दिया ना, हमारे किसी बात का जवाब बेटा देता है। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला तो स्वाभाविक हमें जवाब देना पड़ेगा। तो बेटा क्यों हमसे पूछेगा, हम उससे क्यों पूछेंगे तो जवाब क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, सब बात नहीं। चलिए, ये बातचीत आप ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे। कैसी लगी बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।